हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेसी एकेडमी। जेसी एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम गुप्ता और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो हमारा PQRS है उसका पार्ट नंबर 4। आज का सेशन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम लोग उस टाइप के PQRS डिस्कस करेंगे जहां पर आपको जो आपके सेंटेंस होंगे वहां पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। कन्फ्यूज़न इसलिए होगी क्योंकि वो हमारे पास सेंटेंस होंगे वो सिमिलर नेचर के होंगे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से किस तरह से बचा जाए, किस तरह सेंटेंस में लिंक हम लोग ढूंढते हैं, आज उस चीज़ का डिस्कशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। फटाफट से मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। और उससे पहले एक छोटी सी जानकारी दोस्तों, आपके SSC CGL मेंस की तैयारी के लिए हम यहाँ पर लेकर के आए हैं इंग्लिश एडवांटेज, इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए, जो कि यहाँ पर अभी आपको मिल रहा है 1999 में 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे TARU50 कोड। अगर आप वहाँ पर यूज़ करते हो 30+ आवर्स क्लासेस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं। असाइनमेंट और लेक्चर की PDF वहाँ पर प्रोवाइड आपको कराई जा रही है। मीडियम हमारा यहाँ पर बायलिंगुअल रहेगा। 1000+ दोस्तों क्वेश्चंस यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे। जी हाँ, असाइनमेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में ही रहेंगे। साथ ही साथ डाउट क्लासेस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो वन स्टॉप सोल्यूशन ही आपके लिए साबित होगा, ठीक है ना। सक्सेस आपकी यहाँ से गारंटेड है। चले फटाफट मूव करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 पर। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 हमसे ये कह रही है कि द एग्जैक्ट कॉज ऑफ माइग्रेन इज स्टिल नॉट नोन। माइग्रेन का कॉज अभी तक पता नहीं लगा है। सेवरल फैक्टर्स लाइक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज हैव बीन said to be causative factors. Certain foods like cheese, chocolate, or red wine have also been found to trigger off an attack. The causative factors are numerous. Physiologically, anxiety and frustration play an important part. It seems to be heredity, and a major of sufferers are women. On the other hand, physical overexertion, fatigue, irregularities in dietary habits, prolonged eye strain are common precipitating factors. ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो पूरे में आपको समझ में आया होगा कि भाई माइग्रेन के बारे में यहाँ पर बात हो रही होगी, कैसे कैसे होता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट के बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए? क्या फर्स्ट के बाद में यहाँ पर क्यू आ सकता है, क्या फर्स्ट के बाद में आर आ सकता है, या फर्स्ट के बाद में यहाँ पर एस आ सकता है? चलो अगर इसको मैं यहाँ पर देखूँ तो इतनी प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही चुके हैं कि भाई फर्स्ट के बाद में अगर क्यू यहाँ पर आया, क्यू में क्या लिखा है? सर्टन फैक्टर्स लाइक चीज़, चॉकलेट और रेड वाइन्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड टू ट्रिगर ऑफ एन अटैक। यहाँ पर क्या लिखा है? हैव ऑल्सो बीन फाउंड, मतलब यहाँ पर कुछ और चीज़ों को इसके पहले ढूंढा जा चुका होगा जो कि माइग्रेन के लिए जिम्मेदार होती होंगी। तो यहाँ पर क्यू तो नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर आर हो सकता है? आर में क्या लिखा है? आर में लिखा है द कॉजेटिव फैक्टर्स आर न्यूमरस। भाई यहाँ पर कॉजेटिव फैक्टर की बात हो रही है कि भाई कॉजेटिव फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं? ये भी है, ये भी है और ये भी है। और इसके साथ ही साथ आप देखो जो हमारे पास पी वाला स्टेटमेंट है ना, यहाँ पर फैक्टर्स बताए गए हैं और यहाँ पर कॉजेटिव फैक्टर्स नाम के शब्द को पी वाले में इंट्रोड्यूस किया गया है। पी वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ना, पी वाले में हमने कॉजेटिव फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। तो भाई पी वाले में इंट्रोड्यूस किया है और आर वाले में ये बताया है कि हमारे पास कॉजेटिव फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पहले पॉइंट को इंट्रोड्यूस करिए, उसके बाद जाकर के आप उसके एग्जाम्पल देंगे ना। ये सब चीज़ें तो मैंने आपको सिखाई हैं। पहले पॉइंट इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद जाके उसके एग्जाम्पल दो। तो ये बात तो पक्की है कि भाई पी के बाद में ही आर आएगा, क्योंकि पी में कॉजेटिव फैक्टर बताएगा, उसको इंट्रोड्यूस करेगा, और आर में क्या करेगा? आर में उसके एग्जाम्पल्स वहाँ पर बताया कि भाई देखो ये सब हमारे पास कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो आर हमारे पास नहीं हो सकता, आर तो पी के बाद में ही आएगा। अब यहाँ पर उसने एस बोल रहा है कि फर्स्ट के बाद में एस होना चाहिए। एस में क्या लिखा है? इट सीम्स टू बी हेरिडिटी एंड अ मेजॉरिटी ऑफ सफरर्स आर वुमेन। ये हेरिडिटी ऐसी लगती है कि भाई पिताजी को भी था, दादाजी को भी था, आपको भी हो गया, और इसके मेजॉरिटी सफरर्स कौन है? औरतें हैं, ठीक है ना। तो एस यहाँ पर पक्का हो गया। अब वो यहाँ पर क्या बोल रहा है? आर यहाँ पर आखिरी है, ठीक है, मान लेते हैं आर आखिरी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पर ये देखो, क्या आर के पहले पी आ रहा है? हाँ भाई, यहाँ पर आर के पहले पी दोनों में आ रहा है, ठीक है ना। पी यहाँ पर भी आ रहा है, पी यहाँ पर भी आ रहा है। अब एस के बाद में क्या पी आना चाहिए? एस के बाद में क्यों आना चाहिए? एस के बाद में अगर पी आया तो पी में क्या लिखा है? सेवरल फैक्टर्स लाइक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड फिजियोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज हैव बीन सेड टू बी पॉजिटिव फैक्टर्स, ठीक है ना। ये हो सकता है। क्यू में क्या लिखा है? सर्टेन फूड्स लाइक चीज़, चॉकलेट और रेड वाइन हैव ऑल्सो बीन फाउंड। भाई क्यू में ये बोल रहा है कि भाई ये सारे के सारे फैक्टर हैं, इनको भी यहाँ पे पाया गया है कि ये भी क्या, ये भी बीमारी की जड़ हैं। मतलब इसके पहले कुछ और भी चीज़ें मिली होंगी जो कि बीमारी की जड़ वहाँ पे रही होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो अटैक है ना, ये अटैक का मतलब है माइग्रेन का अटैक, इस बात को यहाँ पर समझिएगा। तो अगर एस के बाद में क्यू आता तो क्यू के पहले और भी काफ़ी सारे कारण बताने चाहिए थे, तब क्यों लिख पाते, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। सी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 पे यहाँ पर मूव करें। इन द 18th century people expected most of their children to die before they
वर ग्रोन अप। 18 सेंचुरी में लोग ये सोचते थे कि हमारे बच्चे बेसिकली बड़े ना हों और उसके पहले ही उनकी डेथ हो जाए। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ उनको बीमारी लगी रहती थी। इम्प्रूवमेंट बिगेन एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी चीफली ओइंग टू वैक्सीनेशन। द जनरल डेथ इन 1948 वॉज द लोएस्ट रिकॉर्डेड अप टू डेट। आर में लिखा है इन 1920 द इन्फेंट मोर्टेलिटी in England and Wales was 80 per thousand. In 1948 it was 34 per thousand. ठीक है ना? It has continued ever since and it's still continuing. सिक्स्थ में क्या लिखा है? There is no obvious limit to the improvement of health that can be brought about medicine. भाई यहाँ पर कुछ भी हो जाए, आर के बाद में क्यों आएगा? इतनी बात तो आपको यहाँ पर पक्की होगी। आर के बाद में क्यों आएगा? आर के बाद में क्यों आएगा? ठीक है ना? आर के बाद में क्यों आएगा? उसका रीज़न क्या है भाई? आर में ये बता रहा है कि 1920 में 80 लोगों की डेथ होती थी 1000 में, और 1948 में क्या हुआ? 34 लोगों की डेथ हुई। कब? 1000 में। ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। और यहाँ पर देखो 1948 के बारे में यहाँ पर बता रहा है, और यहाँ पर क्या है? 1948 का ही एक्सटेंशन है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये इसी का तो एक्सटेंशन है। क्या है कि चीज़ें कम होती चली गई, यहाँ पर चीज़ें इम्प्रूव होती चली गई। तो पहले 1940 के बाद 20 के बारे में बताएगा, फिर 48 के बारे में बताएगा, और फिर उसका एक्सटेंशन करेगा, जो कि क्यू में उसका एक्सटेंशन दिया है। ठीक है ना? अब हो ना हो एक बात भी ज़रूर पक्की है कि भाई पी के बाद में ही ऐसा आएगा। क्यों आएगा? पी में क्या लिखा है? इम्प्रूवमेंट बिगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी चीफली ओइंग टू वैक्सीनेशन। इंप्रूवमेंट होने लगा 19th सेंचुरी में, वो भी किसकी वजह से? वैक्सीनेशन की वजह से। फिर क्या लिखा? इट हैज़ कंटिन्यूड एवर सिंस एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। कि भाई इंप्रूवमेंट हुआ और आज भी क्या है? कंटिन्यू हो रहा है। तो बट सी बात है, पी के बाद में ही ऐसा आएगा। तो पी के बाद में ऐसा आएगा और आर के बाद में क्यों आएगा? भाई पी के बाद में ऐसा आएगा, पी के बाद में ऐसा आएगा, तो या तो ये होगा या ये होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आर के बाद में क्यों है, यहाँ पर भी आर के बाद में क्यों है। ठीक है ना? बट ये देखना है कि ए वाला सही है या सी वाला सही है। मैं कहता हूँ सी वाला सही है। उसका रीज़न है, रीज़न ये है भाई, पहले आप बताओगे, पहले आप फैक्ट बताओगे ना कि भाई देखो यहाँ पर 80 लोग मरते थे, फिर यहाँ पे 34 लोग मरने लगे। इसको देख कर के ही तो आप कह पाओगे कि भाई देखो इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो फैक्ट एंड फिगर रखने पड़ेंगे ना, तभी तो बता पाओगे। इसलिए यहाँ पर पहले आर एंड क्यू यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर पी एंड एस डिस्कस किया जाएगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान सा है। एनीथिंग यू डू दैट गिव्स यू सम फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज विल बेनिफिट योर हार्ट, बट डू नॉट पुश टू हार्ड ट्यून इन टू द वार्निंग सिग्नल्स फ्रॉम योर बॉडी। इन फैक्ट नेवर चूज एन एक्टिविटी जस्ट बिकॉज इट इज़ गुड फॉर यू। बाय ऑल मीन्स वर्क अप अ गुड स्वेट एंड इवन अ थर्स्ट परहैप्स। इफ़ यू कैन कंबाइन दिस विद एन्जॉयमेंट देन सो मच द बेटर। यू विल सून गेट बोर्ड ऑफ इट। ठीक है ना? अब यहाँ पर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये इतना आसान है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक पढ़ के आपने इसका आंसर सी यहाँ पे लगा दिया होगा। यहाँ पर फर्स्ट के बाद में पी हो सकता था, पी हो सकता था, या फर्स्ट के बाद में आर हो सकता था, या फर्स्ट के बाद में क्यू हो सकता था। फर्स्ट के बाद में अगर पी होता तो पी में यहाँ पे क्या लिखा है? इन फैक्ट नेवर चूज एन एक्टिविटी जस्ट बिकॉज इट इज़ गुड फॉर यू। इन फैक्ट यहाँ पे लिखा है, तो ये इनफैक्ट का जब इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो। नेवर चूज एन एक्टिविटी जस्ट बिकॉज इट इज़ गुड फॉर यू। तो यहाँ पर इसके पहले किसी ना किसी एक्टिविटी का डिस्कशन हो चुका होगा, तभी तो बोल रहे हैं। इनफैक्ट आपको कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी भी नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ आपके लिए अच्छी है तो आप करे जा रहे हो। तो पी यहाँ पर नहीं हो सकता, फर्स्ट के बाद पी नहीं हो सकता। अब आर में ऐसा क्या गिवन है? आर में गिवन है इफ़ यू कैन कंबाइन दिस विथ द एन्जॉयमेंट देन सो मच द बेटर। भाई ये दिस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? ये दिस यहाँ पर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इफ़ यू कैन कंबाइन दिस विथ एन्जॉयमेंट देन सो मच द बेटर। ये दिस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? भाई ये तो यहाँ पर कहीं बताया ही नहीं, ये तो यहाँ पर कहीं बताया नहीं। इतनी बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि इफ़ यू कैन कंबाइन दिस विथ एन्जॉयमेंट, ये दिस किसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा? ये दिस इस्तेमाल किया गया होगा एक्सरसाइज के बारे में। तो पहले एक्सरसाइज के बारे में बताया गया होगा और फिर क्या बोला गया होगा, फिर इसके लिए यहाँ पर उसके बाद में यहाँ पर दिस का इस्तेमाल किया गया होगा। ठीक है ना? इतनी बात यहाँ पर पक्की आती है कि ये जो आर है ना, जो इसमें दिस है, वो इस्तेमाल किया गया है क्यू वाले सेंटेंस में। जो गुड स्वेट और यहाँ पे क्या लिखा है? थर्स्ट जो लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर दो एक्सरसाइजेस बेसिकली इस फॉर्मेट में बताई गई हैं और उनके लिए यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया है। मैंने आपको बताया है ना, दिस दैट दीस दोस किस नाउन के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नाउन उसके पहले बताया जाना चाहिए। ठीक है ना? ये वाली बात यहाँ पर आती है। तो बट नेचुरल सी बात है कि भाई आर के बाद में, सॉरी क्यू, फर्स्ट के बाद में क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए, और क्यू के बाद में क्या आएगा? यहाँ पर आर आ जाएगा।
ठीक है ना। और वैसे भी ये जो एस यहाँ पे लिखा है ना, ये जो एस बेसिकली यहाँ पे लिखा है, ये एक्चुअली थोड़ा सा आप कंफ्यूज इसलिए हो गए होगे क्योंकि ये रेड कलर में यहाँ पे गलती से लिख गया है। उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट के बाद में सिक्स्थ यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा। फोर्थ वाले में आते हैं, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बट देखिए लिंक से किस तरह सॉल्व करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स स्टार्ट्स विद द बाइंग ऑफ अनमिक्स्ड मेटल्स एंड देयर टेस्टिंग बाय द एसे डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन जो होता है कॉइन्स का वो किस तरह से होता है कि सबसे पहले अनमिक्स्ड मेटल खरीदे जाते हैं, फिर उनकी टेस्टिंग करी जाती है। दीज इनगॉट्स आर रीहीटेड। देखो इनगॉट्स का मतलब होता है ऐसे मेटल जो ब्रिक फॉर्म में होते हैं, जो थोड़े थिक होते हैं ना, उनको अपन इनगॉट्स बोलते हैं। बेसिकली इस शेप के जो मेटल्स होते हैं ना, उनको अपन क्या बोलते हैं, इनगॉट्स बोलते हैं, ठीक है ना। The ingots are reheated until the temperature is hot enough for hot rolling. During this stage, the ingots pass through a series of rollers until they form long thin sheets which are the thickness of a coin. From these thin strips, blank discs are punched. Then the metals are alloyed in oil-fired or electric arc furnaces and cast into ingots 40 centimeter wide, 15 centimeter thick and 6 meter long. The blanks are heated to soften them, then rolled so that the rim is raised and are stamped with the design of coin. यहाँ पर क्या फर्स्ट के बाद में पी आ सकता है भाई? पी में क्या दिया है, दीस इनगॉट्स। तो भाई दीस का यूज़ कर रहे हो, मतलब इनगॉट्स के बारे में पहले बताया जाना चाहिए ना, फर्स्ट में तो नहीं बताया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर फर्स्ट के बाद में क्या आएगा, एस आएगा। एस में क्या दिया है, दीस मेटल्स आर एलॉयड इन ऑयल फायर्ड और इलेक्ट्रिक फर्नेसेस एंड कास्ट इनटू इनगॉट्स 40 सेंटीमीटर वाइड, 15 सेंटीमीटर थिक एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। इनको क्या होता है, यहाँ पर जो मेटल्स वगैरह बेसिकली आते हैं, इनको बेसिकली कहाँ डाला जाता है, उनको इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस में डाला जाता है, भट्टियों में डाला जाता है, ठीक है ना। ये वो यहाँ पर बात बता रहा है। अब यहाँ पर कुछ भी हो जाए सर, कुछ भी यहाँ पर हो जाए, इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि भाई आर के बाद में यहाँ पर क्यों आना चाहिए। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्यू के बाद में आर आना चाहिए। क्यू में क्या लिखा है, द इनगॉट्स आर पास थ्रू अ सीरीज ऑफ रोलर्स। ये जो इनगॉट्स होते हैं ना, इनको रोलर के थ्रू पास किया जाता है और फिर इसके बाद इनकी क्या बनाई जाती है, थिन शीट इसके बाद इनकी बनाई जाती है। ये बेसिकली थिकनेस इनकी कितनी होती है, जो कि हमारे पास कॉइन की थिकनेस होती है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम दीज थिन स्ट्रिप्स। अब इन स्ट्रिप्स के यहाँ पर स्ट्रिप बन गई है। अब स्ट्रिप के बारे में डिस्कशन हो रहा है क्या, ब्लैंक डिस्क आर पंच्ड। ये जो यहाँ पे शीट बन जाती है ना, फिर इसमें हम लोग डिस्क यहाँ पर क्या करते हैं, पंच करते हैं। तो पहले भाई शीट बन जाने दो, तभी तो पंच करोगे, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पे क्या दिया है, दीज थिन स्ट्रिप्स। तो दीज का इस्तेमाल तब कर पाओगे जब इस नाउन का यूज़ आप कहीं पर कर चुके होगे, जो कि बेसिकली कहाँ किया है, क्यू वाले में किया है। तो क्यू के बाद में यहाँ पर आर आना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ इस सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट बेसिकली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर।